सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखें, ये बहुत बातें चल रही हैं कि इस वक्त को तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमने हुकूमत से तो करने ही नहीं, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से करने हैं। और ये भी बड़ी खबरें कि इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का इनकार कब किया था जो इजाज़त देनी है? आप कह सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात इमरान खान की अव्वलीन ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हो रही, और इस ख्वाहिश का दोबारा इरादा किया गया है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट से बात हो जाए। जहां तक अडियाला में गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की मुलाकातें हैं, मैं समझता हूँ वो कोई मुज़ाकरात नहीं है, या मुज़ाकरात का आगाज नहीं है एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के या तहरीक इंसाफ के दरमियान। गंडापुर ने और बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान को ये बताया है कि जो हमारा प्लान है इसके नतीजे में रियासत का रद्द अमल क्या हो। हम जो करने जा रहे हैं इसकी जवाबी हिकमत अमली जो हुकूमत की है या रियासत की है वो ये है, और इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और हमें इसका ये नुकसान होगा। लिहाजा आप देख लें कि ये नुकसान होने जा रहे हैं। वो कोई ये नहीं लेके गए पैगाम के जी वो एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है एहतजाज मुलतवी कर दें, हम आपको बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं, आपको ये रियायत दे देते हैं। ऐसी कोई डील नहीं है इमरान खान की मेज पर कि 24 नवंबर के एहतजाज को मुलतवी करने के नतीजे में इमरान खान को कोई रियायत दी जा सकती है। तो ऐसी कोई डील मेज पे नहीं है कि 24 नवंबर का एहतजाज खत्म करने की सूरत में उनके मुतालबात में से किसी एक मुतालबे पर भी गुफ्तगू हो सकती है। मैं नहीं समझता 26वीं आईनी तरमीम के खात्मे पर कोई बात हो सकती है। मैं नहीं समझता 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज को बदलने के ऊपर कोई बात हो सकती है। मैं नहीं समझता कि जो 9 मई के मुल्जमान इस वक्त फौजी तहवील में हैं मिलिट्री कोर्ट से, उनको छोड़ने पर कोई बात हो सकती है, क्योंकि सिविलियन तहवील में तो अब सबकी जमानतें हो गई हैं। 4-5 लोग कोट लखपत में रह गए हैं, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज में, बाकी तो सब रिहा हो गए हैं। खदीजा शाह से लेकर तमाम आलिया हमजा से लेकर सभी रिहा हो गए हैं, सबकी जमानतें हो गई हैं। तो अब कोई 9 मई का मुलजम हुकूमत अदालत तहवील में तो है ही नहीं, सबको अदालतों ने छोड़ दिया, तो वो किन की रिहाई की बात करते हैं? वो 109 लोग हैं जिनके मिलिट्री ट्रायल हो रहे हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक स्टे मौजूद है, लिहाजा वो ना फैसले अनाउंस हो सकते हैं ना जमानतें हो सकती हैं। लिहाजा इसलिए वो कोई एक तहवील में 109 लोग मौजूद हैं, और मेरा नहीं ख्याल फौज उनको रिहा करने के लिए कोई इमरान खान से 26 नवंबर का एहतजाज मुलतवी कराने के लिए बात करने के लिए भी तैयार होगी कि अच्छा हम वो 109 लोग छोड़ देते हैं, आप एहतजाज खत्म कर दें। लिहाजा किसी मुतालबे पर कोई बात नहीं हो सकती, ये मुतालबात काबिले गुफ्तगू हैं ही नहीं। इसलिए इस वक्त मेरे ख्याल में गंडापुर और बैरिस्टर गौहर को यह बताया गया है कि आप जो करने जा रहे हैं इसके नतीजे में रियासत का रद्द-ए-अमल बहुत सख्त होगा, इसके नतीजे में सख्ती की जाएगी, और आपके साथ इस बार आपको शायद 9 मई जैसी सहूलतें भी मुयस्सर ना हो अदलिया से, जो आपको 9 मई जैसी सहूलतें अदलिया से पहले मिल गई थी कि आपके ट्रायल नहीं हो सके थे। इस बार फिर हम खास कानून साजी भी कर लेंगे, आइन साजी भी कर लेंगे, और आपको कोई इसकी बचत नहीं हो सकेगी। लिहाजा वो बताने गए होंगे कि ये होगा। अब आप हुकूमतों के खात्मे की बात कर लें, वफाकी हुकूमत 2/3, पंजाब 2/3, सिंध 2/3, केपी 2/3, पीटीआई की अपनी हुकूमत, बलूचिस्तान मजबूत हुकूमत, कोई 2 वोटर। कोई भी हुकूमत ऐसी पोजीशन में नहीं है कि उसको अपनी पार्लियामेंट से खतरा हो कि वहां अदम एतमाद आ जाएगा। शहबाज शरीफ को नहीं हटाया जा सकता, मरियम नवाज को नहीं हटाया जा सकता, किसी को भी नहीं हटाया जा सकता। तो फिर इसके नतीजे में गुफ्तगू क्या होनी है? ना कोई हुकूमत खतरे में है, ना एस्टेब्लिशमेंट को कोई खतरा है। इस वक्त इमरान खान को अगर कोई रियायत दी गई तो वो तो एस्टेब्लिशमेंट की शिकस्त मानी जाएगी, और मैं नहीं समझता कोई एस्टेब्लिशमेंट ऐसी मुश्किल में है कि वो इमरान खान को फातह और खुद को मफ्तूर डिक्लेयर कर दे, और कोई इमरान खान को विनर डिक्लेयर करने की कोई सियासी माहौल है पाकिस्तान में। लिहाजा आप ये कहेंगे कि उसके नतीजे में
कुछ हो जाएगा। तो आई डोंट एग्री के कोई मुज़ाकरात हो रही हैं बैक चैनल। मैं नहीं समझता इमरान खान को कोई रियायत देने की बात हो रही है, बनीकाला शिफ्ट करने की। जरूर एस्टेब्लिशमेंट ने अकर गंडापुर को और बैरिस्टर गौहर को ये कहा होगा कि आप जो करने जा रहे हैं, ये डी चौक पहुंचने की बात, या हम पहुंचने नहीं देंगे, पहुंचेंगे तो बिल्डिंग पर चढ़ने नहीं देंगे, इसके नतीजे में ये होगा, इसके नतीजे में ये होगा, और इसके नतीजे में जो तसादुम होगा उसका आपको ये नुकसान होगा, लिहाजा आप ना करें। ये समझाने की बात तो जरूर की गई होगी, लेकिन ये कोई मुज़ाकरात तो नहीं है। ये तो सेंसिटाइज किया गया है कि भाई आप जो करने जा रहे हैं इसके ये नुकसानात हैं, बाद में हमें ना कहना। लिहाजा अच्छी बात तो ये है कि आप ये काम ना करें। अगर आप ये करेंगे तो कानून हरकत में आएगा, रियासत के पास ये ऑप्शन हैं। आप ज्यादा तबाही करने की कोशिश करेंगे एक नई आईनी तरमीम के जरिए। इस बार 9 मई में आप बच गए थे, इस बार नहीं बच सकेंगे। हम स्पेशल कोर्ट्स बनाकर लंबी सजाएं भी देंगे। तो मेरे ख्याल में कुछ इस किस्म की मैसेजिंग हुई है जरूर, जिसमें सेंसिटाइज किया गया है। लेकिन मैं नहीं समझता कोई मुज़ाकरात, कोई गुफ्तगू, कोई मुतालबात पर जेर गौर, ऐसी कोई चीज जेर गौर नहीं है, और ऐसी कोई चीज कहीं कोई ऐसी बातचीत नहीं हो रही है। ना एस्टेब्लिशमेंट इस मूड में है, ना हुकूमत इस मूड में है। लिहाजा मुझे ऐसा कुछ मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। आईनी बेंच के जज जस्टिस अली मोहम्मद मजहर ने कहा है कि आईनी बेंच बनने के बाद फुल कोर्ट का तस्वर खत्म हो गया है। मैं समझता हूँ वो ठीक कह रहे हैं। अब फुल कोर्ट जो है वो आईनी बेंच ही है। जो आईनी बेंच के 7 रुकनी जज हैं यही फुल कोर्ट है, क्योंकि यही आईनी मामलात को देखेगा। अब कोई इंडिपेंडेंट फुल कोर्ट का कोई वजूद नहीं रह गया, क्योंकि बाकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो आईनी मुकदमात सुन ही नहीं सकता। वो इस बेंच के काम में मुदाखलत नहीं कर सकते, वो आईनी मुकदमात में बैठ भी नहीं सकते। मतलब ये 7 रुकनी आईनी बेंच है, इसमें 8वां जज एंटर नहीं कर सकते अमीनुद्दीन साहब भी। ये जुडिशल कमीशन ने 7 रुकनी बनाया है, 7 ही रहेगा। इसमें 8वां 9वां जज फुल कोर्ट, इसका कोई तस्वुर नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम ने फुल कोर्ट के तस्वुर को खत्म कर दिया है और उसकी जगह आईनी बेंच को ले आए हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, ये आईनी पोजीशन है। ये पाकिस्तान के आईन ने अब इसको ऐसी शक्ल दे दी है। लिहाजा जो लोग फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं वो कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल की बात कर रहे हैं, वो आइन से मारवा किसी चीज की बात कर रहे हैं। लिहाजा मैं नहीं समझता कि ये कि अब कोई फुल कोर्ट हो सकता है। और जैसे अली मोहम्मद मजहर की जो बात है वो बिल्कुल आईनी तनाजुर में है, और वो ठीक बात कर रहे हैं कि आप फुल कोर्ट का राह कल अपना बंद करें, क्योंकि आइन ने फुल कोर्ट का रास्ता बंद कर दिया है। अब आईनी बेंच है। अब तमाम जो नजरें हैं वो आईनी बेंच पर हैं, तमाम मुकदमात आईनी बेंच के पास हैं। जो करना है आईनी बेंच ने करना है। सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस का अब इस आईनी मुकदमात से कोई किरदार नहीं रहा। फैसल वाडा साहब जो हैं वो दोनों तरफ फायरिंग करते हैं। फैसल वाडा साहब तहरीक इंसाफ की तरफ भी अपनी फायरिंग और गोलाबारी जारी रखते हैं, और फैसल वाडा की गोलाबारी की जद में हुकूमत भी आती है। वो दोनों तरफ गोलाबारी करते हैं। आप देखेंगे कि वो हुकूमत पर भी तनकीद करते हैं, क्योंकि सर्टनली उनको हुकूमत में कोई शेयर नहीं मिला, हिस्सा नहीं मिला, और वो हुकूमत से बाहर हैं और बिल्कुल हुकूमत का हिस्सा नहीं है। लिहाजा वो हुकूमत को भी गोलाबारी करते हैं, हुकूमत पर भी तनकीद करते हैं, और वो कहीं ना कहीं और तहरीक इंसाफ पर तो वो गोलाबारी हर वक्त करते रहते हैं। तो आजकल उनको उनकी गोलाबारी हुकूमत की तरफ भी जारी है। वो अक्सर जब कोई मतलब जब 26वीं आईनी तरमीम पहली दफा मंजूर नहीं हो सकी थी, तब उन्होंने कह दिया था कि ये आजम नजीर तारड़ वगैरह की नालायकी है, इसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई कसूर नहीं है। तो वक्तन फवक्तन जब वो कोई ओनस गवर्नमेंट पे शिफ्ट करना होता है और एस्टेब्लिशमेंट को उसमें से बचाना होता है, तो फैसल वाडा साहब हुकूमत की तरफ गोलाबारी करते हैं। और अब भी वो हुकूमत की तरफ वो गोलाबारी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ तहरीक इंसाफ की तरफ भी गोलाबारी कर रहे हैं। मैं उन्हें आज का पीर पगाड़ा समझता हूँ, और वो एक पुराने बुजुर्ग पीर पगाड़ा होते थे, मौजूदा पीर पगाड़ा नहीं, उससे पहले वाले पीर पगाड़ा। उनकी गुफ्तगू भी ऐसी ही होती थी, उनकी गुफ्तगू में खबरें भी होती थी, उनकी गुफ्तगू से खबरों की सिमत भी पता लगती थी, और उनकी गोलाबारी के नतीजे में उनके दोस्त भी आते थे और दुश्मन भी आते थे। तो फैसल वाडा की गोलाबारी
के अंदर हुकूमत भी उसकी ज़द में है और अपोजिशन भी उसकी ज़द में है। उनका इस वक़्त एक सुपर न्यूट्रल सा किरदार है कि वो दोनों तरफ गोलाबारी जारी रखते हैं और वो खुद को दोनों तरफ का हिस्सेदार नहीं समझते हैं। कभी-कभी तहरीक इंसाफ के हमदर्द बन जाते हैं, कभी दुश्मन बन जाते हैं, कभी हुकूमत के हमदर्द बन जाते हैं, कभी हुकूमत के दुश्मन बन जाते हैं। वो ये दोनों काम करते रहते हैं। उनकी सियासत आजकल यही है, इसी में उनकी सारी अहमियत है। बुशरा बीबी की जो ऑडियो सामने आई है, वो यकीनन ये बता रही है कि इस वक़्त तहरीक इंसाफ की कमान बुशरा बीबी के पास है। आप माने या ना माने, आप इसका ऐलान करें या ना करें, वो अब एक सियासी खातून हैं और उन्होंने तहरीक इंसाफ की मुकम्मल कमान सँभाल ली है। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शिबली फराज, गंडापुर सब उनके मतहत हैं। इस वक़्त कमान उनके हाथ में है। पार्टी के लीडर भी उनकी तरफ देख रहे हैं, कारकुन भी उनकी तरफ देख रहे हैं और इमरान खान का एतमाद भी उनको हासिल है। वो जो बात कहती हैं उसको इमरान खान की बात समझा जाता है, लिहाज़ा सब उसको ओबे करने पर मजबूर भी हैं और उनकी ज़िम्मेदारी भी है। इस वक़्त बुशरा बीबी से बगावत का मतलब इमरान खान से बगावत है। लिहाज़ा मैं समझता हूँ कि 24 नवंबर को जो भी होगा, उसकी ज़िम्मेदारी भी बुशरा बीबी पर ही आयद होगी। मुझे 24 नवंबर के नतीजे में अगर कोई मुकदमात बन रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो उसमें बुशरा बीबी कब आगे नज़र आ रही हैं कि वो काबिल गिरफ्त होंगी। लेकिन बुशरा बीबी का सियासी सफ़र जो है, वो अब अपने जोबन पर है। वो पहले दिन से सियासी थीं, लेकिन पर्दे के पीछे, लेकिन अब पर्दा हट गया है। अब वो उनकी सियासत पर्दे के सामने आ गई है और वो पर्दा स्क्रीन पर एक मुकम्मल सियासी किरदार में हमारे सामने है। हमें मानना होगा कि बुशरा बीबी इस वक़्त तहरीक इंसाफ की कमान उनके हाथ में है। उन्होंने अलीमा खान से लेके सबको साइडलाइन कर दिया है और वो अब इस कमान को एन्जॉय कर रही हैं। आगे उनके और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात कैसे होते हैं, उनको ये कमान जारी रखने दी जाती है या नहीं जारी रखने दी जाती, ये तो वक़्त बताएगा। उनकी एस्टेब्लिशमेंट से सेटलमेंट क्या होती है, क्या इमरान खान उनका एतमाद उन्हें हासिल रहता है या नहीं रहता है, ये तो वक़्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल हम ये कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ की कमान बुशरा बीबी के हाथ में है।